हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्वांट के मिसलेनियस क्वेश्चंस फॉर एसबीआई पीओ मेंस। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप लोग क्लास को देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिख के जाइएगा और बताइएगा कि कैसा आपको क्लास लगा है। तो एसबीआई पीओ मेंस के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। एसबीआई क्लर्क 2020-24 के लिए सिलेक्शन बैच हमारा आ रहा है या आ चुका है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लासेस ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं प्रीलिम्स की, जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो इसमें फुल कवरेज होगी आपकी प्रीलिम्स एंड मेंस क्लासेस की। तो स्टार्टिंग में अभी हम कुछ दिन क्लासेस प्रीलिम्स की पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग मेंस पढ़ने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबा मैम है, मैं हूँ, संजय सर हैं और शीतल मैम है। तो हर एक सब्जेक्ट आपका इसमें कवर हो जाएगा और इसके ये कुछ एडिशनल फीचर है। अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है पेड बैच के रिगार्डिंग तो आप कोड लगा सकते हैं वेटरन और उसमें इनरोल कर सकते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या है। ओके, चलिए देखिए। सो वी हैव 4 इक्वेशंस और यहाँ पे कुछ हमको एक रेंज भी दी गई है, मतलब एक लिमिटेशन है हमारे पास कि पी क्यू आर की जो वैल्यू होगी, इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ पी क्यू आर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, अब ये कहाँ मिलेगा पी क्यू आर ये पता नहीं है। एंड वी हैव एडिशनल पॉइंट्स ऑल्सो। पी इज द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। Q is the difference between smaller roots of equation number 1 and 2. R is the difference between larger root of equation 2 and third. Okay, तो ये चीज बात की बात है, पहले अपन को इसे देखना पड़ेगा। और साथ में ही अगर अपन देखें तो ये क्वेश्चन है, इसके 2 क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन और इक्वेशंस लार्जर एंड स्मॉलर रूट्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:1 रिस्पेक्टिवली। तो अपन को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा चार में से कौन सी ऐसी इक्वेशन है, या चारों है, या एक है, या फिर एक से ज्यादा है। व्हाट इज द सम ऑफ लार्जर रूट ऑफ ऑल 4 इक्वेशंस। तो चारों की चारों इक्वेशंस के हमें लार्जर रूट का सम देखना है और वो कौन सा होगा, उसके लिए हमारे को ये वैल्यूज दी गई हैं। और ये पी क्यू आर की वैल्यू हमारी निकलेगी यहां से और यहां से। नाइस, तो ये है मामला। ठीक है भाई, चलो। तो इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 हमसे क्या कहती है। इक्वेशन नंबर 1 कहती है 2a प्लस दिस इज 80/a और इक्वल में दिस इज 26, बिकॉज दिस इज 26 का स्क्वायर रूट होता है ना ये, मतलब 676 इज द स्क्वायर ऑफ 26। तो बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट के तो वो हमारा 26 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 से ये हमारा 40 टाइम कट हो रहा है और 2 से दिस इज 13 टाइम कट हो रहा है। तो इक्वेशन दिखेगी कैसे, दिस इज ए स्क्वायर एंड माइनस का 13a। तो ए स्क्वायर माइनस का 13a प्लस में 40 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन के जो दो रूट्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, प्लस प्लस। ठीक है, 40 के फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे हमारा कितना आ जाए, 13 आ जाए। तो 40 के फैक्टर क्या कर सकते हैं, 8 5 जा। यस, सो दिस इज 8 5 जा। तो इक्वेशन नंबर 1 के जो रूट्स आए हैं वो कितने आए हैं, 5 एंड 8, यानी 8 एंड 5। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, ये बी के फॉर्म में है लेकिन इधर पे पी क्यू आर भी दिया है। देखो यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो दिस इज, अब इसके लिए हमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है ना उसका यूज करना पड़ेगा दोस्त। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि p इज द डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है विच इज 3। ये तो हो गई p की वैल्यू। ठीक है, q इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो अब अपन को स्मॉलर रूट इसका तो पता है भाई, तो q की वैल्यू क्या आएगी, 1 इक्वेशन का स्मॉलर रूट ही है, लेकिन सेकंड स्मॉलर का रूट नहीं पता ना अपने को। तो उसके लिए हमको ये वैल्यू रखना पड़ेगी सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस का पी की वैल्यू है 3, सो दिस इज 21 प्लस 22 माइनस का 22b और प्लस में कितना है, दिस इज 35 3 जा 105 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो दो रूट्स निकलेंगे दोनों प्लस में निकलेंगे और वो क्या निकलेंगे, 105 के फैक्टर करना है, प्लस करने पे 22 आ जाए तो 15 7 जा, सो दिस इज 15 7 जा। तो ये जो दोनों रूट्स निकले हैं इक्वेशन नंबर 2 के निकले हैं हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसी रोमन फॉर्म में लिख देते हैं इसे। रोमन फॉर्म में हमें इक्वेशंस दी गई हैं तो रोमन फॉर्म में ही लिख देते हैं। ठीक है, रोमन नंबर में। तो ये हमारा आ जाएगा 15 एंड 7। अच्छा, Q की वैल्यू निकलती है डिफरेंस बिटवीन स्मॉलर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसमें कितना है 5, इसमें कितना है 7, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2। तो ये हो गई Q की वैल्यू। अब आ जाओ इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में P और Q दोनों की वैल्यू है, इसको रखना पड़ेगी। सो दिस इज C और इनटू में कितना आ जाएगा 2p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू 5 है, तो दिस इज 5। देन उसके बाद c, तो 5 माइनस सी, तो 2 इंटू 5 माइनस सी, कुछ इस तरह से दिया गया है ये। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, कुछ इस तरह से है ये, और इक्वल में है हमारे पास 8 इंटू 3p। 3p बोले तो दिस इज 3 3 जा 9, यानी 9 माइनस सी। ओके, इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, c इंटू 10 माइनस 2c
दिस इज 8 इंटू 9 माइनस सी, तो ये हो जाएगा 10c माइनस 2c स्क्वायर, और ये हो जाएगा 72 माइनस 8c। ये पूरी वैल्यू यहाँ पे जाएगी तो कितना हो जाएगा 2c स्क्वायर, या फिर मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेके मैं इसको कट कर सकता हूँ। कैसे? देखिए 2 से अगर मैं इसको कट कर देता तो ये 4 टाइम कट होता, तो दिस इज 36 एंड दिस इज 4 टाइम, और 2 से ये हमारा 5 टाइम, ये ज्यादा अच्छा है। तो ये सी स्क्वायर पूरा यहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव सी स्क्वायर, ये 5c इधर पे जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 5c, और प्लस में हमारा 36 ऑलरेडी बैठे ही है। ठीक है, तो 36 के ऐसे फैक्टर करना है, प्लस करने पे हमारा कितना आ जाए, 5 आ जाए। 5 नहीं होगा एक्चुअल में, यहाँ पे कितना होगा, दिस इज ओनली सी बचेगा, माइनस का 9 हो जाएगा, ये माइनस का 9c, तो माइनस प्लस यानी प्लस प्लस, तो 36 के फैक्टर करना है ना, कि प्लस करने पे हमारा कितना आ जाए, 9 आ जाए। 36 के फैक्टर तो नहीं होते यार, 6 6 होता है 36। कहाँ पे गड़बड़ की है इसमें? हम्म आ, कहाँ गड़बड़ हुई है, क्योंकि प्लस करने पे लाना है ना, और प्लस करने पे लाने के लिए हमको 12 3 होता है, लेकिन वो माइनस करने पे आ रहा है। फिर से करते हैं इसको, मे भी कहीं पे एरर हुआ होगा। फिर से करते हैं, तो देखो क्या है यहाँ पे, c इंटू पी प्लस क्यू की वैल्यू रख दो पहले, तो 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, यहीं रख देते हैं। सो दिस इज हमारा क्या दिखेगा, c इंटू, यहीं करते हैं क्योंकि वहां तक जाने में ना पूरा गड़बड़ हो जाता है मामला। सो 2 इंटू 5 माइनस सी, पहला तो हमको ये दिया गया कुछ इस तरह से, और इक्वल में कितना है 8 इंटू पी की वैल्यू है 3, यानी कि दिस इज 9 माइनस सी। ठीक है भाई, अब इसका मल्टीप्लाई अगर मैं करूं, या फिर 2 से, देखो 2 तो मेरे को कॉमन दिख ही रहा है, इससे मैंने इसको 4 टाइम कट कर दिया। ओके, अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 5c माइनस सी स्क्वायर, और इक्वल में कितना हो गया ये 36, और माइनस का 4c। करेक्ट, यही हो रहा है ना, 5c माइनस का सी स्क्वायर और 36 माइनस का दिस। ओके, लेकिन समस्या पता है क्या आ रही है, कि मल्टीप्लाई सिर्फ इसमें हो रहा है, इसमें हो नहीं रहा है, इसलिए अपना गड़बड़ हो रहा है मामला। ये ब्रैकेट दोनों सेम दे दिए ना इन्होंने, ब्रैकेट दोनों सेम दे दिए। इधर पे ब्रैकेट जो है ना, यहाँ पे लगेगा आपका कितना छोटा ब्रैकेट, और यहाँ लगेगा आपका बड़ा ब्रैकेट। ये ब्रैकेट की वजह से दिक्कत हो रही है सिर्फ, ये कुछ इस तरह से होगा। नाइस, तो यहाँ पे हो जाएगा c इंटू, दिस इज 5 2 10, 10 माइनस सी दिखेगा बस, और इक्वल में कितना, दिस इज 8 इंटू 9 माइनस सी, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये दिखाना चाह रहा है वो आपको, है ना, क्योंकि ये छोटा ब्रैकेट रहेगा तब कंफ्यूजन कम रहेगा, और यहाँ पे आपको बिग ब्रैकेट देना पड़ेगा। नाइस, सो दिस इज 10c माइनस सी स्क्वायर, इक्वल में 72 माइनस का 8c। ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो सी स्क्वायर माइनस 18c और प्लस का 72 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज प्लस प्लस, 72 के फैक्टर करने प्लस करने पे 18 आ जाए, 12 6 सो दिस इज 12 6। तो इक्वेशन नंबर 3 के ये हो गए हमारे रूट्स। ठीक है, अब आ जाओ आखिरी इक्वेशन पे। आखिरी इक्वेशन क्या है, आखिरी इक्वेशन में r की वैल्यू चाहिए, लेकिन सर तो r की वैल्यू निकलेगी भाई, r इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3। ओके, तो लार्जर रूट इसमें 12 है थर्ड वाले में, और सेकंड वाले में 15 है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 3, तो r की वैल्यू 3 हो चुकी है ना। यहाँ पर रख दो डी स्क्वायर, नाइस, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा r इधर पे रखेंगे तो 3 प्लस 3 यानी 6d, प्लस में r की वैल्यू रखेंगे 3, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 2 8, सो प्लस प्लस, और दिस इज 4 2 तो ये होगा हमारे इक्वेशन नंबर 4 के रूट्स। ठीक है, इक्वेशन 1 के रूट, 2 के रूट, 3 के रूट, 4 के रूट। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस लार्जर एंड स्मॉलर रूट्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस मच रिस्पेक्टिवली। तो देखो लार्जर और स्मॉलर का रेशियो 2 1 है क्या, नहीं 2 1 है क्या, नहीं 2 1 है, हाँ जी, और 2 और 1 है रेशियो, हाँ जी, तो कौन कौन सी क्वेश्चन में, थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं, अगला देखिए, अगला क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ लार्जर रूट ऑफ ऑल इक्वेशंस। तो लार्जर रूट्स बोले तो 8 प्लस 15 23, 23 एंड दिस इज 12, 23 एंड 12, 23 एंड 12 हो जाएंगे आपके 35, 35 एंड 4 हो जाएंगे 39, तो सम तो आ जाएगा भैया 39, लेकिन अपन को निकालना है पी क्यू आर के फॉर्म में। देखो 8 प्लस 15 हो गए 23, 23 एंड 12 हो गए 35, 35 एंड 4
39। तो सम तो 39 आ गया लार्जर रूट्स का, लेकिन अपन को पी क्यू आर के फॉर्म में चाहिए। तो इसका सम कितना निकल के आ रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो पी की वैल्यू 3 है ना, सो दिस इज 21, और क्यू की वैल्यू कितनी है 2, तो दिस इज 18। ये हमारा 39 होता है क्या, यस, तो दिस इज करेक्ट। पी स्क्वायर यानी कि 9 प्लस आर क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 27, क्या ये 39 होता है, ना जी। अगला देखिए, 8 इंटू क्यू प्लस आर कितना होता है 5, 5 8 जा 40, और 40 माइनस 1 कितना होता है 39 होता है। तो ये भी हमारा आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। नाइस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कैसे करना है वो बता दिया, बस यहाँ पे ब्रैकेट का थोड़ा सा झोल था, ये 2 बार एक से ब्रैकेट नहीं देगा, अदरवाइज कंफ्यूजन बना रहेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में। इसको देखिएगा, काफी अच्छे अच्छे और नए नए टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो इसलिए देख के जरूर जाइएगा। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगर मैं आपको टाइप दिखाऊं तो ये तो नॉर्मल टाइप है जो डेटा सफिशिएंसी का होता है हमारे पास, एंड दिस इज ऑल्सो अ नॉर्मल टाइप, ये भी हमारा डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा। हालांकि अर्थमेटिक भी है, मिसलेनियस करा रहे हैं, लेकिन यस अर्थमेटिक भी हम लोग करेंगे। तो ये काफी अलग टाइप का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और है, ये भी काफी अलग टाइप का क्वेश्चन है, मेरे को मॉक में कई बार ये देखने को मिला है, और स्टूडेंट्स को मैंने कई बार सॉल्व भी करवाया है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एक देखने को मिल रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एग्जाम के पहले हम ये देख के जाएं, ठीक है। हालांकि आप लोग इसको करिए अभी। हाँ, ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं कराने वाला हूं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में ही मिलेंगे, 2 मार्क्स में। एक आध क्वेश्चन हो सकता है इसमें से, डेटा सफिशिएंसी वाले जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स में मिल सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 2 मार्क्स के ही होंगे। देखिए अब से इतने टाइम में हो जाना चाहिए क्वेश्चन, पता है क्या, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है, अगर हम बात करते हैं क्वांट के सेक्शन में तो टाइम नहीं लेता है ये। देखिए, अंकुर इन्वेस्टेड रुपीज एक्स इन स्कीम ए फॉर 2 years एट 20% पर एनम, ठीक है, ऑफ कंपाउंडेड इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड रुपीज वाई इन स्कीम बी फॉर 5 years एट इतना परसेंट सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो, हमारे पास एस आई परसेंट और सी आई परसेंट तो आ जाएगा, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, हमको वाई की वैल्यू पूछी है। तो देखो, एस आई परसेंट की अगर मैं बात करूं तो एस आई परसेंट मेरे पास निकल के आ जाएगा कितना, दिस इज इस दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये परसेंट से दोनों जीरो गॉन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, गॉन हमें नहीं करना एक्चुअल में, हम परसेंटेज को लेके चलेंगे साथ में, ठीक है ना। सो दिस इज 250 100 अपॉन 11%, ये हमारा एस आई परसेंट हो गया। अगर हम सी आई परसेंट की बात करते हैं तो सी आई परसेंट हमारा हो जाएगा, दिस इज 20 की रेट है, 2 years की बात है, तो 44%। अच्छा, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो एक्स है, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो एक्स है, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो वाई है, क्योंकि ये पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है। नाइस। सो हमसे पूछा है वाई की वैल्यू बताओ, यानी इसकी वैल्यू बताना है तुम्हारे को, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखो क्या कहता है, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम ए एंड बी
इज रुपीज वाई एंड एक्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि ए से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो वाई मिलेगा, और बी से जो इंटरेस्ट मिलेगा, अब ये मैंने ना आगे पीछे लिख लिया, समस्या ये हो गई, पता है क्या, इसको मेरे को सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। ये स्कीम ए है और स्कीम बी मैं यहाँ पे लिखूंगा। इस पे लग रहा है मेरा वाई रुपीज, और इसमें SI परसेंट निकल के आ रहा है हमारा कितना, 250, मतलब 2500 अपॉन 11%। ये हमारी स्कीम बी, ये स्कीम ए है और ये स्कीम बी है। सीक्वेंस में रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम ए एंड स्कीम बी इज इतना और इतना रिस्पेक्टिवली। यानी यहां जो इंटरेस्ट मिलेगा वो वाई रुपीज मिलेगा, यानी 44% ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना। 44% इसका अगर करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये y के बराबर आएगी, यानी x और y का रेशियो आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं करता हूँ y का इतना परसेंटेज, तो ये x के बराबर होगा, यहाँ पे भी x और y का रेशियो आ जाएगा, यानी y की वैल्यू नहीं आएगी, यानी इससे अकेले से आम काम नहीं चलने का। अगला देखिए, इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव फ्रॉम स्कीम बी इज इतना मोर देन दैट ऑफ स्कीम ए। तो स्कीम ए में मिलेगा हमें x के फॉर्म में इंटरेस्ट, स्कीम बी में मिलेगा y के फॉर्म में इंटरेस्ट, क्योंकि इतना ही तो करेंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट्स है। तो यहां से अब जो भी वैल्यू है, मतलब बी में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ए से इतना ज्यादा होगा, यानी वाई और एक्स के फॉर्म में एक इक्वेशन आएगी, उससे वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकता। एक अकेली इक्वेशन, दो वेरिएबल, एक एक्स और एक वाई, नॉट पॉसिबल। आगे आ जाओ, आगे क्या है, सम ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बोथ द स्कीम्स टुगेदर इज इतना। यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा एक्स के फॉर्म में, यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा वाई के फॉर्म में, दोनों का जो सम है वो इतना है। तो एक्स और वाई के फॉर्म में फिर से इक्वेशन मिल गई, लेकिन हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इससे भी काम नहीं चलेगा। अब तीनों इंडिविजुअल कट हो चुके हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड चेक करेंगे, सेकंड एंड थर्ड चेक करेंगे, एंड थर्ड एंड फर्स्ट चेक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड जब तुम चेक करोगे तो यहाँ पे मिल रहा है तुमको एक्स और वाई का रेशियो, और यहाँ मिल रही है एक्स एंड वाई के फॉर्म में इक्वेशन, वो प्लस में मिल रही है माइनस में मिल रही है, डजेंट मैटर। लेकिन वहां से रेशियो के फॉर्म में जो एक्स और वाई है उसको यूनिट में कन्वर्ट करके उस इक्वेशन में इंसर्ट करेंगे ना, तो वो यूनिट की वैल्यू आएगी और एक्स और वाई की इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगी। तो यानी इससे आंसर आ रहा है हाँ जी। यहां से जो इक्वेशन मिल रही है वो एक्स और वाई की डिफरेंस के फॉर्म में मिल रही है, और यहाँ पे उनके सम के फॉर्म में मिल रही है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, डन। यहाँ पे जो है रेशियो मिल रहा है, यहाँ सम के फॉर्म में मिल रही है, तो वो रेशियो को वही यूनिट के फॉर्म में कन्वर्ट करके इंसर्ट करा के यूनिट की वैल्यू निकाल के एक्स और वाई इंडिविजुअली निकाल सकते हैं, यानी डन। यानी हमारा आंसर क्या हो रहा है, एनी टू ऑफ देम। इतना करना होता है बस, इतना टाइम अगर दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आया? इतना टाइम अगर आप दे सकते हैं डेटा सफिशिएंसी को तो आपके गलत तो नहीं होंगे, लेकिन कंसेप्ट की डिमांड होती है, कंसेप्ट चाहिए। कंसेप्ट के साथ साथ में इक्वेशन किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से बन रही है, वो भी आपको पता होना चाहिए, और किस तरह से वो काम करेंगी और किस तरह से वर्क करती हैं इक्वेशन, और क्या क्या वेरिएबल वो निकलवाती हैं, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। खैर बढ़िया। अगला देखिए, अगला क्या है, इतना ही टाइम देना है बस, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है आपको, है ना। इसलिए आपने देखा होगा ध्यान से, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना बिल्कुल भी स्पेस लिया ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है डेटा सफिशिएंसी सॉल्व की थोड़ी ना जाती है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह नहीं ली है, जबकि अगले क्वेश्चन पे क्वांटिटी कंपैरिजन है, तो मैंने एक प्रॉपर जगह ली है उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बट डेटा सफिशिएंसी को सॉल्व नहीं करना होता है, कुछ हद तक चीजें लिखना होती हैं, तो वो कुछ हद तक चीजें लिख सकते हैं अपन। हाँ जी, बनाइए इसे। अब देखो इसमें अप्रोच देख लो आप लोग, आप बोट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द रिवर टुवर्ड्स पॉइंट बी ऑन द सेम रिवर, यानी पॉइंट ए हमारा ये और ये हमारा बी। ठीक है, तो बोट जो है वो ए से बी तक जा रही है। ठीक है भाई, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो पॉइंट ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस पूछिए। टाइम टेकन बाय अ शिप टू कवर द डिस्टेंस ए टू बी
is sorry in upstream is 2 hours while the time taken by the boat to cover the distance in downstream is इतना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बोट की कहानी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या दे दिया, शिप की कहानी। अब यार देखो शिप अगर आ गया तो शिप की स्पीड भी हमारी स्टिल वाटर में अलग होगी और जबकि बोट की स्पीड भी स्टिल वाटर में अलग होगी। ये अब दोनों चीजें अलग अलग होने वाली हैं दोस्त, ठीक है। तो शिप जो है वो ए से बी जा रही है, देखना टाइम टेकन बाय अ शिप टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन अपस्ट्रीम इज इतना। तो देखो इसके बीच की डिस्टेंस मैं कुछ लेट कर लेता हूं, पहले मैंने डी किलोमीटर इसकी डिस्टेंस लेट कर ली। अब जो शिप है वो जा रही है हमारी कैसी, अपस्ट्रीम, यानी डी अपॉन में एक्स एस माइनस वाई, और कितने घंटे में, 2 आवर्स में, ठीक है। वाइल द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर दैट डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम इज 3 आवर। तो यही डिस्टेंस अगर बोट कवर करती है डाउनस्ट्रीम में तो एक्स बी प्लस वाई, और ये कवर करती है कितने आवर्स में, 3 आवर्स में, ठीक है। अब एक लौती हमारे पास एक दो इक्वेशन आ चुकी हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं काउंट कीजिएगा। हमको अल्टीमेटली डिस्टेंस निकालना है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं सर, एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल और ये चौथा वेरिएबल, ये दोनों तो कॉमन है। तो 4 वेरिएबल दो इक्वेशन से पॉसिबल है नहीं यार, तो यानी इस अकेले से आंसर नहीं निकलने का, ठीक है ना, इस अकेले से आंसर नहीं निकल पाएगा दोस्त। डन, चलो अगला आ जाओ। अगला क्या है भाई, अगला स्टेटमेंट क्या, अब ये पहला स्टेटमेंट था ना, तो मैंने इसको इस तरह से पहला स्टेटमेंट यहां लिख दिया क्योंकि यूज आएगा बाद में। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ शिप इन द स्टिल वाटर टू द दैट ऑफ बोट इज इतना। तो देखो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी कि सेकंड वाले में इसने y की वैल्यू अपन को दे दी है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहां पे उसने क्या बोला कि बोट की स्पीड और शिप की स्पीड, यानी शिप की स्पीड और बोट की स्पीड का इसने रेशियो दे दिया विच इज 7:3, ठीक है। अब मेरे को डिस्टेंस निकालना है, इस अकेले से मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को टाइम तो पता नहीं, और चलो टाइम पता भी पड़ जाता तुमको तो वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं अप स्ट्रीम जा रहे हैं, वो भी नहीं पता है ना, तो फिर हम डिस्टेंस भी नहीं निकाल पाएंगे। और चलो टाइम दे भी देता तो हमको स्पीड एग्जैक्ट नहीं पता इनकी, तो हम तब भी नहीं निकाल पाते, यानी इस अकेले से भी आंसर नहीं आने का। अच्छा अब हम लोग थर्ड वाला यूज करते हैं। थर्ड वाला देखो क्या बताता है हमको, थर्ड वाला कहता है हमसे टाइम टेकन बाय अ शिप टू गो टू द पॉइंट बी फ्रॉम ए एंड कम बैक टू द पॉइंट ए इज 3.5 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ द शिप इन स्टिल वाटर इज इतना। तो देखो एक्स की वैल्यू अपन को दे दी गई है कितनी, 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये ए से बी जाएगी और बी से ए लौटेगी, मान के चलते हैं ए से बी या डाउन स्ट्रीम जा रही है तो लौटेगी अप स्ट्रीम। तो जब ये ए से बी जाएगी तो डी जाएगी, और जब ये लौटेगी तो डाउन स्ट्रीम लौटेगी। अगर अप स्ट्रीम जाएगी तो डाउन स्ट्रीम लौटेगी, और डाउन स्ट्रीम जाएगी तो अप स्ट्रीम लौटेगी, सिंपल सी कहानी है ना। तो पहले मैं इसको अप स्ट्रीम भेज देता हूं, तो एस एक्स माइनस वाई, एस एक्स की वैल्यू 70 है ना, तो इधर पे मैंने लिख दिया डी अपॉन 70 माइनस वाई प्लस में डी अपॉन 70 प्लस वाई, और ये जो पूरा टाइम लगता है इसको, कितना टाइम लगता है, 3.5 आवर्स। अब मुझे एक चीज बताओ, इस अकेली इक्वेशन से ये दो वेरिएबल आप सॉल्व कर सकते हो क्या, पॉसिबल ही नहीं है, एक अकेले लौती सी इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व नहीं होते, तो यानी कि ये वाला पॉइंट भी हमारा गायब, इससे भी नहीं आने का कुछ भी, ठीक है भाई। अब मैंने बोला कि अब जब तीनों इंडिविजुअली गलत हो जाते हैं तो हम चेक क्या करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फर्स्ट। अब मान के चलिए कि ये तीनों भी गलत हो जाएं, तब हम चेक करते हैं ऑल को, और अगर इन तीनों में से किसी से भी एक से आंसर आ गया ना, फिर हम ऑल को चेक नहीं करेंगे दोस्त, ठीक है भाई। तो फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग चेक करते हैं, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। अब देखो अगर मैं y की वैल्यू यहां पे रख दूं, डन, एक वेरिएबल कट गया, और x की वैल्यू मैंने यहां पे रख दी, दूसरा वेरिएबल भी कट गया। अब देखो वेरिएबल कितने बचे सर, यहां पे एक वेरिएबल बचा डी के फॉर्म में, दो इक्वेशन है हमारे पास, एक वेरिएबल बचा डी के फॉर्म में और एक वेरिएबल निकलेगा यूनिट के फॉर्म में जो कि यहां पे आएगा। तो एक वेरिएबल यूनिट के फॉर्म में, एक वेरिएबल डी के फॉर्म में, दो ही वेरिएबल और दो ही इक्वेशन, तो सॉल्व हो जाएंगे दोस्त, है ना। तो इससे आंसर आ रहा है, इससे आंसर आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड एंड थर्ड को देखो, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा। अगर मैं y की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे रख दूं, क्या d की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी, और हमको डिस्टेंस ही तो बताना है, तो सेकंड एंड थर्ड से भी सॉल्व हो रहा है। थर्ड एंड फर्स्ट को देखते हैं। अब थर्ड एंड फर्स्ट को अगर मैं देखूंगा तो फर्स्ट वाले में मैं देखो इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को देख रहा हूं, आज एक्स एक्स की जो वैल्यू है दिस इज हमारी कितनी है, 70। अब ये 70 वैल्यू मैं यहां रख दूंगा, ये 70 वैल्यू मैंने यहां पे रख दी। अब जैसी 70 रख दी तो d अपॉन 70 माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वो मैं रख दूंगा यहां पे,
वो आ गई 2 घंटे, 2 घंटे यहाँ पे आ गई। सो डी अपॉन 70 प्लस एक्स की वैल्यू है, डी अपॉन 70 माइनस वाई की वैल्यू है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा के डी से डी कट कर दूंगा, एक्स प्लस मतलब 70 माइनस वाई, 70 प्लस वाई की वैल्यू आ गई, यानी वाई की वैल्यू आ गई। अब वाई की वैल्यू मैं यहां रख दूंगा, डी की वैल्यू यहां रख दूंगा, तो एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी। हालांकि मेरे पास डी की वैल्यू आ चुकी है यार, तो डिस्टेंस हमारी इससे भी निकल जाएगी। तो यानी कि हमारा आंसर जो आ रहा है वो किससे आ रहा है, एनी टू ऑफ देम, ऑप्शन नंबर सी। बुझे? बताइए। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतना थोड़ा बहुत समझना होता है और हमारा काम हो जाता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वांटिटी कंपैरिजन। सॉरी गाइस। अब देखिए, इन दिस क्वेश्चन वी हैव 4 क्वांटिटीज, तो ये चारों क्वांटिटी सॉल्व करना पड़ेगी दोस्त अपने को। बट 4 क्वांटिटी देके ये क्वेश्चन को टफ नहीं कर रहा है, पता है क्या, ये थोड़ा सा लेंदी कर रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है ये। ज्यादा दिमाग खराब नहीं करेगा ये आपका, है ना। चलो तो देखते हैं भाई क्या कहानी है। देखिए, 4 पर्सन पी क्यू आर एस टूगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 आवर्स, ओके। तो 4 पर्सन है हमारे पास, P प्लस Q प्लस R प्लस S, ये चारों जब टुगेदर काम करते हैं, मिलके काम करते हैं, तो इनको टाइम लगता है 6 आवर्स। ठीक है, आगे क्या है, रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ P एंड Q इज 2:3। सो P की इफिशियंसी और Q की जो इफिशियंसी है, दिस इज 2:3 है, यानी कि दिस इज 2x, तो दिस इज 3x। सही है। आगे आगे क्या है, and the time taken by Q alone to do the work is 5 hours more than the time taken by S alone to finish the work. Time taken by person R and S together to do the work is 12 hours. Okay. तो R और S अगर साथ में वर्क करते हैं तो इनको कितने आवर्स लगते हैं, 12 आवर्स लगते हैं। ओके नाइस। तो एक काम करते हैं, टोटल वर्क ऐसा मानते हैं जिससे कि 12 एंड 6 हमारा कट हो जाए पहली बात तो। अब इनकी इफिशियंसी तो एक्स के फॉर्म में ले लिया मैंने, हालांकि इनकी इफिशियंसी का रेशियो मैं यहां भी लिख सकता हूं, विच इज 2:3। ये इनकी इफिशियंसीज का रेशियो दिया गया है, ठीक है। अगर मैं यहां नहीं लिखना चाहता हूं उस केस में, ठीक है, तो यहां से मैं इनको हटा देता हूं। ओके। और अभी एक स्टेटमेंट हमारा रिमेनिंग है जो कि हमने पढ़ा है बट उसका यूज नहीं किया है, वो स्टेटमेंट है ये वाला। पहले इनका काम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वर्क लेट कर लेता हूँ, 20 या 60 यूनिट लेट करता हूं मैं, 60 यूनिट। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा इफिशियंसी मेरे को चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो 6 के टाइमिंग से इसकी जो इफिशियंसी निकलेगी चारों की, वो क्या निकलेगी, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि इफिशियंसी इज 10, वर्क अपॉन टाइम यानी इफिशियंसी इज 5। तो आर और एस की कंबाइंड इफिशियंसी 5 निकल चुकी है, ठीक है। अब आर और एस की कंबाइंड इफिशियंसी अगर 5 है और ये 5 इफिशियंसी मैं यहां रख दूंगा, तो पी और क्यू की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी निकल के आ जाएगी, पी एंड क्यू की कंबाइंड इफिशियंसी 5 इसमें से चला जाएगा, तो 5। नाइस। अच्छा, पी की इफिशियंसी और क्यू की इफिशियंसी का जो रेशियो है वो 2:3 है, यानी दिस इज 2 यूनिट, दिस इज 3 यूनिट, यानी टोटल 5 यूनिट के बराबर में 5 हो गया ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो गई। सो पी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 2 यूनिट के हिसाब से दिस इज 2, और क्यू की इफिशियंसी हो गई 3, तो पी क्यू की इफिशियंसी आ गई। अच्छा, क्यू की इफिशियंसी अगर 3 है तो ये वर्क कितने डेज में कर लेगा, 20 डेज में कर लेगा, ठीक है। तो यहां पे बोला है कि एस जो है, यहां पे क्या बोला गया है कि क्यू अलोन
जितना टाइम लेता है, मतलब टाइम टेकन बाय क्यू अलोन टू डू द वर्क इज 5 आवर्स मोर, यानी ये 5 घंटे ज्यादा लेता है किससे, कंपैरेटिवली एस के। तो एस को कितने टाइम्स लगेगा, 15 आवर्स लगेंगे। तो 15 से इसमें डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी 4 आ जाएगी। तो उस केस में आर की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, यहां पे रखेंगे 4, तो आर की इफिशियंसी आ जाएगी 1। तो देखो सबकी इफिशियंसी आ चुकी है, पी की इफिशियंसी, क्यू की, एस की और ये आर की। ये सारे लोगों की इफिशियंसी हमारे पास आ चुकी है। क्वांटिटी 1 पे आ जाओ फटाफट से। क्वांटिटी 1 क्या कहती है, ठीक है। क्वांटिटी चल रहा है ऋषिकेश, क्वांटिटी का क्वेश्चन चल रहा है, डेटा सफिशिएंसी नहीं चल रहा है। आप लोग अंतर नहीं कर पाते हो क्या। टाइम टेकन बाय क्यू एंड आर टुगेदर टू डू द वर्क, तो क्यू और आर को टुगेदर, यानी दिस इज क्यू एंड दिस इज आर, कंबाइंड एफिशिएंसी इज 4। तो 4 वर्क अपॉन एफिशिएंसी इज टाइम, यानी 60 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, 15 आवर्स। दिस इज क्वांटिटी 1। क्वांटिटी 2 पे आ जाओ। क्वांटिटी 2 क्या है, टाइम टेकन बाय पी एंड आर टुगेदर टू डू द वर्क if P works with 80% of his actual efficiency and R work with 240% more than his actual efficiency, तो P की efficiency कितनी ली जाएगी यहाँ पे, 80% ऑफ हिज एक्चुअल एफिशिएंसी। तो इसका 80% कितना होता है भाई, इसका 80% होता है 2 इंटू, यानी कि 1.6 की इफिशियंसी है ना। और आर की इफिशियंसी कितनी रहेगी, आर की इफिशियंसी रहेगी 240% मोर, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 340% से। तो दिस इज 1 इंटू 340%, यानी कि 3.4 की इफिशियंसी से। अब ये दोनों टुगेदर अगर वर्क करेंगे तो टोटल वर्क है हमारा 60। तो कितना टाइम लग जाएगा इनको, और एफिशिएंसी हो गई 5, तो टाइम लग जाएगा 12 आवर्स। सो दिस इज क्वांटिटी 2, दिस इज क्वांटिटी 1। आ जाओ क्वांटिटी नंबर 3 पे। क्वांटिटी 3 क्या है भाई, टाइम टेकन बाय पर्सन टी अलोन टू डू द वर्क इफ पर्सन एस एंड टी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 8 आवर्स। ओके, सो एस और टी अगर 8 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं, 8 आवर्स में, तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल वर्क 60 है, तो 60 अपॉन 8 यानी कि कितना हो जाएगा, 15 अपॉन 2। 4 से अगर कट करें तो 15 अपॉन 2 यानी 7.5 की इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी। अच्छा, एस की एफिशिएंसी तुमको 4 पता है, तो टी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 इसमें से जाएगा तो 3.5 की एफिशिएंसी। तो टी अलोन को कितना टाइम लगेगा वो निकालना है अपन को। तो टोटल वर्क है हमारे पास 60 और टी अलोन की एफिशिएंसी है 3.5। तो पॉइंट से 0 चला जाएगा, 5 से दिस इज 7 टाइम और 5 से दिस इज 12 टाइम, 120। और 7 से इसको डिवाइड कर दो। अब 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 7 वन जा आ जाएगा 7, बचेगा इधर पे 5 और 7 7 जा, तो अप्रोक्सीमेटली 17 आवर्स, अप्रोक्सीमेटली 17 आवर्स। ये आ गई क्वांटिटी नंबर 3। अब आ जाओ क्वांटिटी नंबर 4 पे। क्वांटिटी नंबर 4 क्या है, टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क पी एंड एस, ओके, if P alone work for the first 2 hours, after which S alone works for the third hour and the same process continue till the work finished। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा मैं ना यहाँ पे बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है ये। क्या कि P अलोन, मतलब P और S के द्वारा हमको काम जरूर करवाना है, लेकिन P अलोन करेगा 2 आवर्स, यानी स्टार्टिंग के 2 आवर्स करेगा कौन, P अकेला वर्क, और फिर उसके बाद थर्ड आवर्स में करेगा कौन, R अकेला वर्क। तो थर्ड आवर यानी कि ओनली 1 आवर, ये करेगा हमारा कौन, S वर्क। तो अगर मैं देखूं तुमसे तो 3 आवर्स में वर्क हो कितना रहा है, 3 आवर्स में वर्क कितना हो रहा है, पी अलोन अगर 2 घंटे वर्क कर रहा है तो कितना वर्क कर लेगा ये, टू टू यूनिट करता है वो 1 आवर में, तो दिस इज 4 यूनिट। और एस अलोन कितना कर लेगा, 4 यूनिट, तो ये 8 यूनिट वर्क कर लेंगे। बोलो फटाफट से, हाँ है ना। तो 3 घंटे में हमारा 8 यूनिट वर्क हो रहा है, हमको वर्क करवाना है 60 यूनिट। तो एक काम करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई यहां मारते हैं और 7 से मल्टीप्लाई यहां मारते हैं, तो 21 आवर्स तो हमारे ये हो गए, और वर्क अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि वर्क हमारा 60 यूनिट है। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, 4 यूनिट। अब 4 यूनिट रिमेनिंग वर्क है, तो 2 घंटे और लग जाएंगे और ये रिमेनिंग वर्क 4 यूनिट कर लेगा, यानी 23 आवर्स में हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। सो 23 आवर्स। तो हमको क्या दिख रहा है, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, और क्वांटिटी 2 इज लेस देन क्वांटिटी 3, एंड क्वांटिटी 3 इज ग्रेटर लेस देन क्वांटिटी 4। सो दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर है दोस्त। नाइस। तो टफ तो ये भी नहीं है दोस्त, अगर देखा जाए एक सही मायने में अगर परखा जाए तो टफ तो क्वेश्चन ये भी नहीं है। ठीक है, अगला आ जाओ, इसे देखिए।
हाँ जी, बनाइए इसको। मेन कहानी ये है कि ये क्वेश्चन उठाया कहाँ से जाता है, मतलब कहाँ से शुरुआत करना है इस क्वेश्चन को करने की, मेन वो आ जाती है कहानी। ये रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट नहीं होगा क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। चलो देखो क्या बोला गया है, पहले डायरेक्शन अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि डायरेक्शंस पे डिपेंड कर रहा है पूरा क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरिएबल पी क्यू आर एस आर यूज टू डिनोट different quantities. Okay, nice. Four statements are given which gives the value of PQRS. Okay, तो चार स्टेटमेंट अपन को गिवन है जो कि हमको PQRS की वैल्यू दे रहे हैं। अच्छी बात है, जहां पे ये दिया भी गया है हमको। द वैल्यूज मे और मे नॉट बी करेक्ट, मतलब वो करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो फिर करना क्या है, सॉल्व फॉर द वेरिएबल्स एंड चूज द ऑप्शन विद ऑल करेक्ट वैल्यू। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज कर रहे हैं जिसमें ऑल करेक्ट वैल्यू हो जाए हमारी ऑटोमेटिकली। तो हमको ऑप्शन ये वाला चूज करना है, ये हमारे ऑप्शंस हैं जिससे हमको मार्क्स मिलेंगे टिक करके। सो वी हैव 5 ऑप्शन, इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा करेक्ट है, और जो भी करेक्ट है वो इसलिए करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे वो वेरिएबल्स को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन से वेरिएबल, पी क्यू आर एस, और ये पी क्यू आर एस के वेरिएबल किस तरह से सेटिस्फाई होंगे वो वैल्यू हमको यहाँ पे दी गई है। दैट्स इट, नाइस। चलो तो फिर चेक करते हैं भाई क्या कहानी है। क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन ऑफ लेंथ p, जगह है मेरे पास, यस। अ ट्रेन ऑफ लेंथ p मीटर एंड स्पीड r मीटर पर सेकंड and another train of q meter and speed s meter per second can completely cross each other in 10 seconds when they are traveling opposite direction. ठीक है भाई। A car travels for some distance at the speed of r meter per second and double the earlier distance at the speed of s meter per second such that its average speed for the journey is 45 मीटर पर सेकंड। और जबकि हमको गिवन है r और s का रेशियो इतना और p और q का रेशियो इतना। अब आप बोलोगे सर r और s का रेशियो 5:6 है, वो तो यहाँ पे मिल रहा है, ये दोनों करेक्ट हो गए। और p और q का रेशियो 19 और 25 मिल रहा है, यहाँ पे भी 19 एंड 25 है, ये करेक्ट हो गए, ये तो सारी करेक्ट हो गए। फिर ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। तो यही तो बात है कि वो करेक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो वही हमको प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं,
यहाँ पे अब रेशियो है ना, ये रेशियोज है। अब रेशियो में क्या होता है कि अगर मैं आर और एस का रेशियो लेता हूँ 5:6, यानी इसको अगर मैं 5x बोलता हूं तो ये इसको मुझे 6x बोलना पड़ेगा। अब x की वैल्यू अगर मैंने 1 रख दी तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यू 5 एंड 6 आ जाएगी। 2 रख दी तो ये 10 एंड कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 10 रख दी तो ये 50 एंड 60 आएगा। 10 रखने पे ये वैल्यू आती है। एंड उसके बाद अगर मैं 100 रख दूं तो ये 500 एंड 600 आ जाएगा। तो यानी कि रेशियो तो हमारा यही रहेगा ना। अब एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है यहाँ पे, अब ये सही है या गलत है ये अपन को प्रूफ करना है दोस्त। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे। कहां से, यहां से। तो आर की वैल्यू और एस की वैल्यू मैंने इतनी ले ली, 5x एंड 6x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या था, यहां से देखो आर और एस का मेन खेल यहां पे है, सिर्फ आर और एस का खेल। अ कार ट्रेवल्स फॉर सम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ आर मीटर पर सेकंड। तो कुछ डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है, ये आर मीटर पर सेकंड से कवर करी जा रही है। आर मीटर यानी कि 5x मीटर पर सेकंड से कवर की जा रही है। ठीक है, एंड द डबल द अर्लियर डिस्टेंस, इसका डबल यानी कि 2d की जो डिस्टेंस है ये कवर की जा रही है s मीटर पर सेकंड से, यानी इस समय इसकी स्पीड रहेगी 6x मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड रहेगी। ठीक है, सच दैट सच दैट होगा वहां पे, सच दैट इट्स एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी इज 45 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड की कहानी होती है हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही होता है ना एवरेज स्पीड का मतलब, जब डिस्टेंस हमारी अलग अलग हो। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, d प्लस 2d यानी कि 3d। और टोटल टाइम कितना है भाई, टोटल टाइम नहीं पता हमें, लेकिन हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, यही तो है टोटल टाइम। यानी कि d अपॉन 5x प्लस 2d अपॉन 6x, ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड कितनी है, 45 मीटर पर सेकंड। ये सारा कुछ हमारा मीटर पर सेकंड में चल रहा है, तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से इसको मैं 3 टाइम कट कर देता हूं, और यहां पे 45 को ऐसे ही चलने देता हूं, और यहां पे 3d भी ऐसे ही चलने देता हूं। हालांकि मैं इसको कट कर सकता हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा थम जाओ। यहां पे मैंने ले लिया 15x एलसीएम। तो 5 से दिस इज 3 टाइम, ये हो जाएगा 3d। ओके, और 3 से दिस इज 5 टाइम, ये हो जाएगा हमारा कितना, 5d। ओके, अब 3 से दिस इज हमारा 15 टाइम कट तो हो गया। अब ये 15 जाएगा ऊपर, यानी कि किस तरह से दिखेगा ये, 15d और अपॉन में 15dx, क्योंकि x भी है ना, और अपॉन में 8d, है ना। सो d से d कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी हो गई, 8। अब x की वैल्यू 8 हो गई। x की वैल्यू 8 का मतलब जानते हो आप क्या हो गया, x की वैल्यू 8 का मतलब r की वैल्यू हो गई कितनी, 40, और s की वैल्यू हो गई कितनी, 48। तो क्या r की वैल्यू और s की वैल्यू इतनी दी गई है, नहीं, तो ये दोनों वैल्यू तो गलत है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि a भी हमारी सही हो जाएंगी, उसको प्रूफ करना पड़ेगा तुम्हें, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ कैसे करोगे भाई, प्रूफ करने के लिए पहला वाला क्वेश्चन उठा लो। अ ट्रेन ऑफ लेंथ p, सबसे पहले इनका रेशियो दिया गया हमें p एंड q का, कितना रेशियो दिया गया है, दिस इज 19:25। इसको बोल दिया मैंने 19y, और इसको बोल दिया मैंने 25y। अ ट्रेन ऑफ लेंथ p, यानी कि 19y लेंथ है इसकी, r मीटर पर सेकंड से चल रही है, एंड अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ q, यानी इसकी 25y लेंथ हो जाएगी, एंड स्पीड ऑफ s मीटर पर सेकंड कैन कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर इन 10 सेकंड्स। तो देखो क्रॉस करेंगी तो डिस्टेंस के लिए इन दोनों का सम, इन दोनों की लेंथ का सम ही ना, तो डिस्टेंस के लिए इन दोनों की लेंथ का सम विच इज 4 एंड दिस इज 4, 44y। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो स्पीड का हो जाएगा सम। अब स्पीड कितनी है भाई, r मीटर पर सेकंड एंड q मीटर पर सेकंड। तो r एंड q, r और q की देखो एग्जैक्ट वैल्यू, सॉरी r एंड s, r और s की वैल्यू देखो एग्जैक्ट आ चुके हैं। तो दिस इज 88 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और 10 सेकंड में ये क्रॉस कर लेते हैं, तो 10 सेकंड अपन को यहां पे दिया गया है। सो 44 से दिस इज 2 टाइम, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई, 20। अब y की जैसी वैल्यू 20 हो गई, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19y यानी 380, और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25y यानी दिस इज 500। तो क्या p की वैल्यू हमारे पास इतनी है, हाँ जी। क्या q की वैल्यू हमारे पास इतनी है, हाँ जी। तो हमारे पास जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि ये हमारा करेक्ट वेरिएबल्स है। नाइस, बहुत बढ़िया। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा नए टाइप का क्वेश्चन है, बट स्टिल हम इसे कर सकते हैं दोस्त। 2 मार्क्स देगा ये क्वेश्चन, 2 नंबर। बढ़िया सर, बट अगर ऑप्शन के हिसाब से प्लेस किया जाए
तो क्वेश्चन में नन ऑफ द अबव ना दिया हो तो डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हैं बिना चेक किए एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए? नहीं कर सकते हैं आप, पता है क्या? फिर आपको सारे ऑप्शन चेक करना पड़ेंगे। 5 ऑप्शन है, पांचों के पांचों ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेंगे, और जबकि हमारे को हेल्प करने के लिए ये चीज दी गई है, और यहाँ पे सिर्फ एक सोल्यूशन है, ओनली वन सोल्यूशन। उस समय आपको 5 सोल्यूशन करना पड़ेंगे, और ये जिसमें करना होता है ना, उसके लिए उसने अलग टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं। जिसमें आप ऑप्शन की हेल्प लेते हो ना, उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन उसने फिलर वाले क्वेश्चन बनाए हैं, जिसमें वो चेक करने के लिए सिर्फ 3 चीजें देता है आपको। उसमें चेक करो ना आराम से, क्योंकि उसका मेथड ही वही होता है चेक करने वाला। इसका मेथड चेक करने वाला नहीं है, इसमें डायरेक्ट करिए आप। बढ़िया। हाँ, आर और एस निकलेगा तो 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन हु नोज यहाँ पे नन ऑफ दीज हो। अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज आ गया आपके एग्जाम में, देखो हम आंसर करने की अप्रोच नहीं देख रहे हैं दोस्त। हम आंसर करने की अगर अप्रोच से ये सेशन देख रहे होते ना, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आ जाओ आप। इस क्वेश्चन में मेरे को पहले ही पता पड़ गया था कि ये 17 से ज्यादा वैल्यू निकल के आ रही है इसकी, तो मैं यहीं पे आंसर निकाल देता, मैं इसको पूरा सॉल्व थोड़ी ना करता। मुझे पता है 17 से ज्यादा आ रहा है, 21 आवर्स तो अभी आ ही गए हैं, और अभी वर्क कंप्लीट हुआ ही नहीं है, यानी थोड़ा टाइम और लगेगा, तो हमारा आंसर तो यहीं पे आ जाता। लेकिन हम आंसर के उद्देश्य से नहीं देख रहे हैं क्लास, हम किस उद्देश्य से देख रहे हैं? क्योंकि सेम एज इट इज क्वेश्चन तो एग्जाम में छपा नहीं मिलेगा ना, हमको अप्रोच सेम एज इट इज लगाना है, लेकिन क्योंकि अप्रोच के पैसे हैं दोस्त। तो यहाँ पे जो अप्रोच आपको बताई गई है ना इस क्वेश्चन में, वो अप्रोच अगर आप सीखोगे ना तो फायदा है। आंसर निकालने के लिए तो क्या है यार, आंसर निकालने के लिए कुछ भी निकाल लो फिर। समझ रहे हो? और अगर ये चीज हो रही होती तो मैंने आपको करने का टाइम तो दिया था, आप तब कर लेते। वही बात है ना, जब हमको समझ में आ जाती हैं चीजें, जब आंसर मैं इधर पे पूरा सॉल्यूशन आपको दे देता हूं, तब आप बोलते हो सर इसमें ऐसा भी तो कर सकते हैं। सर को तो पता है ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सर क्यों नहीं कर रहे हैं? समझो उस चीज को। हम्म। अब आप बोल रहे हो ना कि आर और एस की वैल्यू ये आ गई तो ऑटोमेटिकली ये दोनों गलत हो गए, तो फिर हमारा गलत हो गया, तो सारे के सारे वो ऑप्शन जिसमें बी सी और डी है वो सारे हट जाएंगे। सी और डी यहाँ है और यहाँ, ये तीनों ऑप्शन हट जाएंगे, और बी यहाँ पे भी है तो ये भी हट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आंसर ही हो गया। लेकिन यार अगर उधर पे नन ऑफ दिस आ गया तो क्या करोगे? हो सकता है, क्योंकि उसने डायरेक्शन में क्या बोला था हमसे? उसने डायरेक्शन में बोला था द वैल्यूज मे और मे नॉट बी करेक्ट। वो सही हो भी सकती है या सारी की सारी भी गलत हो सकती हैं। सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, अब ये भी एक नए टाइप का क्वेश्चन है, काफी यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। मतलब है तो डेटा सफिशिएंसी, लेकिन डेटा सफिशिएंसी को उसका उसका पूछने का अंदाज थोड़ा सा अलग है। अब क्या अलग है, बस इसको ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा क्या अलग है। और ऐसा क्वेश्चन उसने क्यों दिया है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो, यूजुअली हम क्या करते हैं, डेटा सफिशिएंसी को सॉल्व नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया ना, क्वांट के जितने भी डेटा सफिशिएंसी होते हैं हम डायरेक्टली उसको देख लेते हैं। लेकिन इस टाइप का डेटा सफिशिएंसी उसने इसलिए आपके पैटर्न में डाला है कि जिससे वो आपको मजबूर कर दे कि आप इसे सॉल्व करिए। अदरवाइज जितने भी नॉर्मल टाइप के डेटा सफिशिएंसी आते हैं ना, वो कितने भी स्टेटमेंट के क्यों ना हो, उसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इस टाइप के डेटा सफिशिएंसी को उसने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है कि अब तो सॉल्व करोगे तुम, टाइम तो देना पड़ेगा तुम्हें। तो देख लो, इसकी अप्रोच दिखाता हूं फिर मैं आपको, पहले तो आप देख लीजिए। अप्रोच के पैसे बोलते हैं बट कभी भी पेड से अलग नहीं पढ़ा है आपने फ्री यूट्यूब में भी। अब यही अगर सारे फ्री यूट्यूब के स्टूडेंट समझ लें तो फिर क्या ही बात है। उनको क्या लगता है कि पेड में ही अच्छा पढ़ाया जाता है, लेकिन एक बार आप क्लास में आके तो देखो यशराज की, एक बार वेटरन की क्लास में आके तो देखो आप, तब आपको पता पड़ेगा ना यार। अब देखो, ये पूरा जो क्वेश्चन है ना, ये इंग्लिश हिंदी में दोनों में मैंने दिया है। ये ऑप्शन है आपके जिसको टिक करने के आपको मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें से कौन सा आपका टिक होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड हियर नन ऑफ दीज ऑल्सो मेंशन्ड, यहाँ पे नन ऑफ दीज भी है। हो सकता है कि कोई भी कॉम्बिनेशन आपका मैच ही ना करे। अब मैंने एक वर्ड बोल दिया कॉम्बिनेशन, अब इस वर्ड को अगर आपने ध्यान से सुना होगा ना, तो आप इस क्वेश्चन की अप्रोच तक पहुंच सकते हो। जो वर्ड मैंने गलती से बोल दिया कॉम्बिनेशन।
सॉरी गाइस। कभी कभी तो लगता है यूट्यूब पे ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं पेट से। मुझे भी लग जाता है कभी कभी ऐसा। अब आई थिंक ये डे बिफोर यस्टरडे, आई थिंक परसों, मैंने ये क्वेश्चन पेड में करवाया था। मतलब इसके जैसा था, सेम क्वेश्चन नहीं था, बट इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड था वो क्वेश्चन। नो, राज सिन्हा एंड ऑल द स्टूडेंट्स, कभी भी बुक की तरफ मत जाइएगा अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। अगर आपको बैंकिंग की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो जो ऑनलाइन कंटेंट होता है, जो डेली अपडेटेड होता है, लाइक क्लासेस हो गई या फिर मॉक टेस्ट हो गए, आप उन्हीं से प्रिपरेशन कीजिए। उन्हीं से आपको एक ट्रेंड जो चल रहा है या जो लेटेस्ट पैटर्न है वो आपको ऑनलाइन में ही मिल पाएगा, कोई बुक आपकी हेल्प नहीं कर सकती। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे होते, रेलवे की कर रहे होते, तो फिर मैं आपको बोल सकता हूँ कि लाइक आप बुक की तरफ जा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड होता है और यहाँ एक महीने में ट्रेंड चेंज होता है बैंकिंग में। एक महीने में ट्रेंड चेंज होता है, क्योंकि एग्जाम भी तो हर महीने ही होते हैं। इसीलिए आप कभी बुक को प्रिफर नहीं कर सकते बैंकिंग के लिए, खासकर क्वांट और रीजनिंग में। ओके, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। सॉरी गाइस। अरे ठीक है भाई, अनुभव देख लिया मैंने, अभिनव अनुभव जो भी आपका नाम है, देख लिया मैंने। ऑप्शन डी बता रहे हैं। देखो, अब मेन क्या है ना, मेन आंसर्स पे मत जाना, मेन इसकी अप्रोच देखिएगा कि एक्चुअल में वो डिमांड क्या कर रहा है तुमसे। सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि अगर नए टाइप का क्वेश्चन अगर वो आ रहा है तो वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है, बिकॉज दिस इज न्यू टाइप क्वेश्चन। ओके, डेटा सफिशिएंसी है बट एक नए टाइप से है। तो देखते हैं। वी हैव टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। अब इस स्टेटमेंट को मैं पढ़ तो लूं, अब पढ़ने के बाद मेरे को मिलेगा क्या, पहले ये देख लेता हूं मैं। क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन मिसिंग है। मतलब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन है ही नहीं हमारे पास। आप डायरेक्शन क्यों नहीं है भाई? एक्चुअल में डायरेक्शन है, आप अगर ध्यान से खोजोगे ना, तो एकमात्र एक ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बीच में डायरेक्शन दिया जाता है। और यूजुअली हम क्या करते हैं, मैं आपको एग्जामिनेशन का इंटरफेस बताता हूँ। ये हमारा पूरा जो स्क्रीन होता है, डायरेक्शन वाला पार्ट यहाँ दिया गया होता है और सेपरेट करके क्वेश्चन वाला पार्ट यहाँ, और यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना। तो ये एक ऐसा डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्शन यहाँ ना देके यहीं पे इसके साथ में ही, क्वेश्चन के साथ में ही डायरेक्शन दिया जाता है। देन यू नीड टू स्क्रॉल दिस पेज, मतलब ये वाली स्लाइड आपको स्क्रॉल करना पड़ेगी। क्योंकि जितनी बार मैंने मॉक में ये क्वेश्चन देखा है, ये इसी टाइप से देखा है। और अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम में ये पूछा नहीं गया है अभी तक, लेकिन इतना अच्छा मुझे ये पैटर्न लगा है कि इस तरह से पूछा जा सकता है 5 नवंबर को। अगर पूछा जाएगा तो आप कर देना सिंपली। खैर, तो अब हमारे पास दो स्टेटमेंट है, इसका डायरेक्शन यहां दिया गया है। अगर बीच में आप पढ़ोगे तो इसको पढ़ो ध्यान से। थ्री स्टेटमेंट 1 2 3, ठीक है, आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे ना नंबर्स के और पॉइंटर्स का बहुत बड़ा खेल है। नंबर और पॉइंटर्स क्या, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो हमें स्टेटमेंट 1 और 2 इस तरह से दिए गए हैं, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं जो कि अलग टाइप से स्टेटमेंट है, हालांकि स्टेटमेंट ये भी हैं, बट हमको कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि हमको इस तरह से 1 2 में दिए गए हैं। तो ये जो बात कर रहा है डायरेक्शन, वो इन्हीं स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है। और ये स्टेटमेंट हमको ऊपर नहीं दिख रहे हैं, ये नीचे दिख रहे हैं, देखो 1 2 3। तो इन स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है। 3 स्टेटमेंट्स 1 2 3 आर गिवन बिलो, कंसीडर द डेटा गिवन इन ईच स्टेटमेंट 1 and 2 सेपरेटली। अब यहां पे इसने जो स्टेटमेंट 1 and 2 की बात की है ना, ये वो इसकी बात कर रहा है। तो अगर मैं इसका डेटा और इसका डेटा सेपरेटली कंसीडर करता हूं, एंड द डेटा गिवन इन ईच स्टेटमेंट ऑफ 1 2 3 सेपरेटली, यानी इन दोनों में से किसी एक को सेपरेट ले लो और इन तीनों में से किसी एक को सेपरेट ले लो। अब जब इसने ये सेपरेशन वर्ड वाला हमारा यूज किया है तो हमारे बनेंगे कॉम्बिनेशंस। अब कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे कि फर्स्ट को अगर मैं सेपरेट लेता हूं तो मैं किसके साथ लूंगा, इसके साथ। फर्स्ट को अगर मैं सेपरेट लेता हूं तो इसके साथ। फर्स्ट को अगर मैं सेपरेट लेता हूं तो किसके साथ लूंगा मैं, इसके साथ। इसी तरह से हमारा और जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे। अब मैं सेकंड को सेपरेट लूंगा इसके साथ, सेकंड को सेपरेट लूंगा मैं इसके साथ,
और सेकंड को सेपरेट लूंगा मैं इसके साथ। ये हमसे इस तरह से कॉम्बिनेशन बनवाना चाहता है, ये इतनी सारी चीजें चेक करवाना चाहता है आपसे। उसने क्या बोला कि कंसीडर द डेटा गिवन इन ईच स्टेटमेंट 1 एंड 2 सेपरेटली, सेपरेटली ले लिया, एंड द डेटा गिवन इन ईच स्टेटमेंट 1 2 3 सेपरेटली। तो वो कुछ इस तरह से यूज करवाना चाह रहा है आपसे। फिर उसने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम 1 2 3 alone can give the answer when merged with either 1 और 2 alone। तो यहां पे अलोन ही सेपरेट करवाएगा वो हमेशा आपसे। अलोन मतलब इन तीनों में से अलोन स्टेटमेंट फर्स्ट और ईदर सेकंड, मतलब इसने आंसर पहले ही दे दिया तुमको। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे ना, इसने आंसर पहले ही दे दिया, आपको कंबाइंड करवाना ही नहीं है। आपको जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछे गए हैं और जो स्टेटमेंट आपको हेल्प के लिए यूज किए गए हैं, उनके अलोन से ही आंसर निकलेगा हमेशा। ईदर 1 मतलब 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का फर्स्ट के साथ, 2 का सेकंड के साथ, 2 का थर्ड के साथ। इस तरह से आपको इसको चेक करना है, क्योंकि इसने बोला भी है इधर 1 के साथ, इधर अलोन के साथ, अलोन 2 और अलोन 1। इस तरह से आपको ये तीनों स्टेटमेंट एक एक करके बारी बारी चेक करना है। कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि आप 1 का कनेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड के साथ बनाओगे, और कभी भी ऐसी भी सिचुएशन नहीं आएगी कि आप फर्स्ट एंड सेकंड का कनेक्शन फर्स्ट के साथ बनाओगे। यानी ये सिचुएशन कभी नहीं हो सकती और ये सिचुएशन कभी नहीं हो सकती। अगर सिचुएशन होगी तो वो यही सिचुएशंस होंगी जो अपन ने ऊपर लिखी हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आपके आंसर्स निकलेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर्स कैसे निकलेंगे, अब ये तो हो गया हमारा पूरा डायरेक्शन वाला पार्ट, जो कि समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब ओनली वन, अब इनको ऑप्शंस को समझो पहले ध्यान से। ओनली वन, मान के चलिए कि अगर यहां पे हमारा आंसर आ गया और यहां पे भी आंसर आ गया, तो हम ऑप्शन नंबर ए को लगा सकते हैं। अगर मान के चलिए इधर 1 और 3 आ गया, इधर 1 और 3 का मतलब क्या, कि यहां पे तो ओनली 1 से हमारा आंसर आ गया और यहां पे हमारा 3 से आंसर आ गया, तो हम लोग लगाएंगे 3 से। देखो स्टेटमेंट 3, तो हम लगाएंगे इधर 1 और 3। अब यहां पे दिया इधर 1 और 2, अब मान के चलते हैं कि यहां पे भी यहां से आ गया और यहां पे यहां से आ गया, या फिर यहां से छोड़ के यहां से आंसर आ गया, तो भी हम लगाएंगे इधर 1 और 2। ओनली 2 कब लगाएंगे, जब किसी भी केस में कहीं से भी ओनली 2 से आंसर आए, मतलब यहां से आंसर नहीं आना चाहिए, यहां से नहीं आना चाहिए, यहां से नहीं आना चाहिए, यहां से भी नहीं और यहां से भी नहीं, यहां से अगर आ भी जाए तो भी चलेगा, तब हमारा ओनली 2 जाएगा। कुछ इस तरह से चेक करना है अब आपको। ठीक है भाई, चेक कर लेंगे। हमें पूरा कंडीशन समझ में आ चुकी है कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। बताइए, किसी को भी अगर जरा सा भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, और अगर नहीं है तो फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूं। बताएं फटाफट। हाँ जी, किसी को भी अगर जरा सा डाउट है तो पूछ सकता है वो मेरे से। ओके, इसका डायरेक्शन समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया है इसको समझाने में, और एक्चुअल में टाइम देना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि नई चीज है आपको समझाने में, और मुझे आपको समझाने में और आपको समझने में टाइम लगेगा, और वो स्वाभाविक है। चलिए, सेपरेशन वाला रिपीट कर दूं। देखिए, सेपरेशन वाला रिपीट करने के पहले अपन एक काम करते हैं, अपन आगे आ जाते हैं जहां पे मैं आपको सीधा सॉल्व भी करूंगा और साथ में चीजें बताऊंगा भी। आपको एक्चुअल में करना क्या है, स्टेटमेंट 1, देखो सबसे पहले ना कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पे दोनों ही चीज के लिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 यूज किया जाएगा। जब वो लिखेगा और जब आप पढ़ोगे, तो आपको इतना ध्यान से पढ़ना है कि आप उन चीज को डिफरेंशिएट कर पाओ। स्टेटमेंट 1 एक तो हमारे पास रोमन काउंटिंग में, रोमन काउंटिंग में, और दूसरा हमारा ये रोमन काउंटिंग ही है, लेकिन वो ब्रैकेट में छोटे स्मॉल रोमन काउंटिंग है हमारे पास, है ना। तो यहां पे आपको समझना ये पड़ेगा कि यहां पे इस वाली लाइन को पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 अलोन कैन गिव, अलोन पहली बात तो अलोन लेना है, गिव द आंसर व्हेन मर्ज्ड विद ईदर फर्स्ट और सेकंड अलोन। यानी कि ईदर फर्स्ट, यानी ईदर फर्स्ट यानी फर्स्ट के साथ में फर्स्ट को मर्ज करना है, फर्स्ट के साथ में सेकंड को मर्ज करना है, फर्स्ट के साथ में थर्ड को मर्ज करना है। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ, और सेकंड के साथ में फर्स्ट को मर्ज करना है, सेकंड के साथ में सेकंड को मर्ज करना है, और सेकंड के साथ में थर्ड को मर्ज करना है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है जो कि हमको ऊपर दिए गए हैं, और ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट कौन से हैं, जो कि हमको नीचे दिए गए हैं। अब हमसे एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा क्या है, अभी हम लोग ने ये तो पढ़ा ही नहीं, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो। सीरियसली, हमने सिर्फ डायरेक्शन पढ़ा है अभी तक, हमने क्वेश्चन नहीं समझा, हमने उसका तरीका समझा कि एक्चुअल में वो करवाना क्या चाह रहा है हमसे। क्वेश्चन जो है इसका वो क्या है, इन हाउ मेनी डेज विल सी कंप्लीट द होल वर्क।
तो सी कितने दिन में हमारा वर्क कंप्लीट कर लेगा। तो सी को अगर कोई भी वर्क कंप्लीट करना है तो हमको वो टोटल वर्क दे दो और सी की इफिशियंसी दे दो, दैट्स ऑल। तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो हमें ये चीज दे देगा, बस वही हमारा आंसर है, वही हमारा आंसर है। लेकिन आंसर भी बहुत अलग तरीके से लगेगा, अब मैं सॉल्व करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्यों वो आंसर लगेगा अलग तरीके से। ध्यान से देखिएगा अप्रोच अब। ठीक है, तो सबसे पहले उसने स्टेटमेंट वन हमको क्या बोला कि एबीसी, सबसे पहले हम इसे चेक कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हम इसे चेक कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा हर एक चीज, और अगर कहीं पे भी समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उधर पे रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं फर्स्ट एंड फर्स्ट वाला। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसे देखेंगे, और इस वाले में सिर्फ और सिर्फ इसे देखेंगे। एबीसी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट को पहले पूरी तरह से यहां पे लिख लेते हैं, क्या है, एबीसी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। तो एबीसी अगर टुगेदर वर्क करते हैं तो इनको 12 डेज लगते हैं, ठीक है। वाइल डी अलोन कैन डू द वर्क इन 30 डेज, और डी अकेला करता है तो 30 डेज लेता है। ये तो हो गया फर्स्ट का पूरा कहानी। अब यहां पे आ जाओ, सेकंड की कहानी समझते हैं। डीएसी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन इतने डेज में, तो डीएसी टुगेदर अ वर्क इन 40/3 डेज में, ठीक है। वाइल बी अलोन कैन डू द वर्क इन 24 डेज, तो बी अलोन कैन 24 डेज, ठीक है भाई। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पे अगर मेरे को टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क मैं यहीं पे लेट कर लेता हूं, फिर यहां पे मैं कॉम्बिनेशंस ट्राई करूंगा। तो 40, 24, 12 एंड 30, तो एक ऐसा वर्क मानो जो दोनों में काम कर जाए हमारा, लेकिन दोनों को सेपरेटली लेना है। तो इसमें अलग वर्क मान लो, इसमें अलग वर्क मान लो, मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां पे मैं टोटल वर्क मान लेता हूं 60 यूनिट। तो इनकी कंबाइंड इफिशियंसी आ जाएगी 5, और इनकी कंबाइंड इफिशियंसी मतलब इनकी सिंगल इफिशियंसी आ जाएगी 2। और यहां पे मैंने वर्क ले लिया कितना, 120 यूनिट, ठीक है। 120 यूनिट, ये यूनिट यूनिट ये अलग अलग वर्क है, ठीक है। सो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 9 और इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 5, ठीक है। तो अब फर्स्ट का कॉम्बिनेशन इसके साथ चेक करते हैं। सबसे पहले आ जाओ इसे चेक करते हैं अपन लोग, फर्स्ट का कॉम्बिनेशन फर्स्ट के साथ। तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ कॉम्बिनेशन क्या कहता है, अब इतना तो हमारे को यूज कर नहीं करना है, इसके साथ में ये यूज और कर लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी इज इन द रेशियो ऑफ 5:2। अब बी और सी की इफिशियंसी अगर मैं यहां पे रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बी और सी की इफिशियंसी अगर मैं यहां पे रखता हूं तो वो एक्स के फॉर्म में रख सकता हूं मैं, 5 और 2 है तो इसको वेरिएबल के फॉर्म में रखूंगा। क्या मेरे पास सी की इंडिविजुअल इफिशियंसी आएगी? मैंने क्या बोला था, मेरे को टोटल वर्क चाहिए और सी की इंडिविजुअल इफिशियंसी चाहिए, तब मैं टाइम निकाल सकता हूं। तो सी की इंडिविजुअल इफिशियंसी तो नहीं आ रही दोस्त, तो यानी इससे आंसर नहीं आएगा। अब आ जाओ फर्स्ट एंड सेकंड को यूज करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड को जब मैं यूज करूंगा तो यहां पे ए और सी की इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है, ए और सी का मैं यहां पे रख तो दूंगा, लेकिन सी की इंडिविजुअल इफिशियंसी फिर नहीं आ पाएगी, यानी इससे भी काम नहीं हो रहा। फर्स्ट एंड थर्ड का यूज करते हैं, तो यहां से इफिशियंसी का रेशियो निकलेगा बी और डी का। तो देखो, डी की इफिशियंसी अपन को दी गई है, अब इसके हिसाब से अपनी बी की इफिशियंसी आ जाएगी, लेकिन तब भी हमारे पास ए और सी की इफिशियंसी का सम बचेगा, सी की इंडिविजुअल इफिशियंसी तब भी नहीं आएगी, यानी इससे भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब आ जाओ यहां पे, अब यहां पे अगर तीनों ही स्टेटमेंट से आंसर नहीं हो रहा तो आप नन ऑफ दिस मत मार देना, क्योंकि अभी आपको इसे भी तो चेक करना है, इसमें से भी तो आ सकता है आंसर किसी से। चलो इसको चेक करते हैं, सेकंड का फर्स्ट के साथ करते हैं। अब सेकंड में हमको ये दिया गया है पूरा, अब इसका काम खत्म हो चुका है क्योंकि हमने फर्स्ट के सारे जितने भी कॉम्बिनेशन थे सब चेक कर लिए। अब सेकंड का हम फर्स्ट के साथ कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। तो सेकंड में ये डेटा दिया गया है और फर्स्ट में क्या है, इफिशियंसी ऑफ बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 5:2। बी की इफिशियंसी 5 है तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सी की इफिशियंसी आ गई भैया, यानी इससे आंसर आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली 1 मार के भाग गए, क्योंकि इधर 1 एंड 2 3 भी दिया है और इधर 1 एंड 2 भी दिया गया है, इससे लेकिन आंसर आ रहा है। अब सेकंड एंड सेकंड का कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। तो सेकंड ये है और सेकंड ये है, ए और सी का रेशियो इधर पे इतना दिया है। अब ये ए और सी की वैल्यू हमारे पास वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएगी, सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी, यानी इससे आंसर नहीं आ रहा। थर्ड वाले के साथ देखो, यहाँ पे बी और डी का एफिशिएंसी का रेशियो है, बी की एफिशिएंसी हमारे पास इतनी है तो डी की एफिशिएंसी एग्जैक्ट आ जाएगी, वो एग्जैक्ट यहाँ पे रखेंगे तो ए और सी की एफिशिएंसी का सम आ जाएगा, लेकिन सी की एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी, यानी ये भी गायब। तो हमारा जो आंसर बन रहा है वो किस स्टेटमेंट में बन रहा है, हमें ये नहीं देखना कि सेकंड का 1 के साथ कॉम्बिनेशन में बन रहा है, हमको तो ये बताओ कि इन तीनों में से किस से बन रहा है, 1 से, ओनली 1 से। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नाइस। आप भगवान से कम नहीं है सर, सच में, अरे ऐसा मत बोला करो यार, ऐसा मत बोला करो, अगर बोलना ही है तो अपने पेरेंट्स को बोला करो, वो सच में कम नहीं है, वो सच में कम नहीं है, मैं तो क्या है यार।
समझ में आया? तो ये था क्वेश्चन। अब एक्चुअल में इसमें सॉल्व तो कुछ नहीं करना पड़ा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हमने सिर्फ स्टेटमेंट 1 को खोला और स्टेटमेंट 2 को खोला, और बाकी जो कॉम्बिनेशन है उनको एक एक चेक करके सिर्फ क्रॉस एंड टिक लगाया। तो कर तो रहे हम डेटा सफिशिएंसी की अप्रोच से ही, लेकिन समझो थोड़ा सा कि ये क्यों उससे अलग है, क्योंकि डायरेक्शन को हमने ध्यान से पढ़ लिया। अब आपको पता है क्या, आप अगर ऑलिव बोर्ड का मॉक लगाते हैं तो मॉक नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 35 कीजिएगा आप। आईबीपीएस पीओ मेंस का मॉक नंबर 8 2023 का, उसमें क्वेश्चन नंबर 35 यानी सबसे लास्ट क्वेश्चन कीजिएगा, आपको इसी के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, बट टॉपिक उसमें बोट एंड स्टीम है आई गेस। मॉक नंबर 8 या मॉक नंबर 7, इन दोनों में से कोई एक मॉक तो है जिसके आखिरी क्वेश्चन, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, उसमें आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा, बट वो बोट एंड स्टीम के ऊपर बेस्ड है। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मजा आ जाएगा आपको। हम्म, है ना? समझ में आया? तो इस तरह से हमें ऑप्शंस पिक करना है, और सॉल्यूशन भी इस तरह से होगा, और अप्रोच आप समझ में आ रहा है ना? अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो ये क्वेश्चन आपका विद इन 20 सेकेंड्स हो जाएगा, पता है क्या? विद इन 20 सेकेंड्स। सीरियसली, आपको फर्स्ट स्टेटमेंट खोलना है, सेकंड स्टेटमेंट खोलना है, देन उसके बाद सिर्फ कॉम्बिनेशन चेक करना है, और अलोन ही कॉम्बिनेशन चेक करना है इसके। तो अलोन को बस चेक कराते जाओ, गलत करते जाओ, गलत करते जाओ, सही करते जाओ, गलत करते जाओ, और आंसर मार दो। अब मान के चलिए कि यहाँ पे ये वाला सही हो जाता है इन केस, तो हमारा जो आंसर बैठता है वो पता है क्या बैठता? 1 से भी आंसर आ रहा है, सेकंड से भी आ रहा है, सो ईदर 1 और 2 हो जाता हमारा आंसर। लेकिन ये हमारा गलत हो रहा है, इसलिए हमारा ओनली 1 जा रहा है। आप और करा देना इस टाइप के, बिल्कुल करा देंगे, और करा देंगे, परेशान मत हो। मतलब डीएस में भी लॉजिक सर, बिल्कुल। और वो मॉक 8 का एक क्वेश्चन था सर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बेस्ड ऑन, करवाया ना सर, बहुत अच्छी क्वेश्चन थी, वो नहीं बन पाई। अच्छा, मॉक में सिर्फ 10 से 16 के बीच में अटेम्प्ट आ रहे हैं, क्वांट में समझ नहीं आ रहा है। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप पैनेसिया वाली वो देखिए, आप पैनेसिया वाली स्ट्रेटेजी देखो, मिल रहा है लोगों को फायदा, एक बार देख लो। और अगर देख ली है तो उसको उस तरह से अप्लाई करो, उस तरह से अटेम्प्ट करो मॉक में। अगर आपने वो स्ट्रेटेजी देखी है और अगर उस स्ट्रेटेजी को देख के सिर्फ देखी है, तो फिर वो काम नहीं करेगी। उस तरह से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो भी टेक्निक्स उसमें बताई गई हैं, तो वो टेक्निक्स को आप लोग अप्लाई कीजिए। पैनेसिया वाली स्ट्रेटेजी देखिए, आपने वेटरन पर डाली है मैंने चैनल पे। ओके, सर इस टाइप के क्वेश्चन और करवा दीजिए। बिल्कुल करवा दीजिए यार, बिल्कुल करवाएंगे हम। ऑलरेडी मैं देखो बैच में करवा चुका हूं, यहाँ पे भी आपको मैं कोशिश ये करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा न्यू टाइप के क्वेश्चंस करवाऊं, क्योंकि जो ऑलरेडी आ रहे हैं क्वेश्चन वो आपको आते हैं, और नहीं आते हैं तो उसकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली आप कर भी लेते हो मॉक में अटेम्प्ट करके, या फिर क्लासेस में मैं खुद भी ले लेता हूँ। लेकिन इस लास्ट टाइम पे हम वो क्वेश्चन देख लें, उसकी अप्रोच सीख लें, कहीं हम इसमें अटके ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में ना आप अटकोगे नहीं, पता है क्या, इस क्वेश्चन को सीधा स्किप करोगे आप। और मैं नहीं चाहता कि जो क्वेश्चन लेस देन हमारा 50 सेकंड या फिर लेस देन 30 सेकंड होता है उसको आप स्किप करें किसी भी कीमत पे। ये बोनस मार्क है, और ये अगर करेगा ना तो सिर्फ आप करोगे और कोई नहीं करेगा इसे, क्योंकि आपने खुद भी देखा होगा कोई नहीं पढ़ा रहा है इस टाइप की चीजें, और इस मीन टाइम पे तो कोई भी नहीं पढ़ा रहा है, मेरे को जहां तक लगता है। बाकी तो फिर आप लोग को पता है अच्छे से। खैर, तो आज के लिए इतना ही है गाइस, और आप लोग बस पढ़ते रहिए, और इसमें फीडबैक जरूर दे देना, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको और चाहिए या नहीं, वैसे तो मैं लेके आऊंगा। और बस इतना ही है, नाउ वी कैन से दिस एकदम कहानी खत्म। ठीक है, अब एक आध दिन में मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा आईबीपीएस उसकी, एसबीआई पीओ की, कि किस तरह से आपको पेपर देना है। लाइव मॉक अटेम्प्ट करवा दूंगा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का, तो एग्जाम के पहले आपको वो चीज भी मिल जाएगी, तो वहां से भी हेल्प हो जाएगी, जिनका दोनों एग्जाम है उनकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस। सो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो नाउ वी कैन से इति सिद्धम, कहानी खत्म। सभी लोग कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। टेक केयर।